पिछले वीडियो में हम लोगों ने बंगाल पार्टीशन देखा, उसका स्कीम कैसे कैसे बंगाल पार्टीशन किया गया था, उसका रियल जो इंटेंशन था वो क्या था। अब हम लोग देखेंगे इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा। बैन फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बट बून फॉर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से तो एक अभिशाप यानी नेगेटिव पॉइंट था, उसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, लेकिन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक वरदान साबित हुआ बंगाल का विभाजन। अब हम देखते हैं कि कैसे ये बैन या बूम था, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या थे। पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट्स। गोल्डन पीरियड ऑफ बंगाली पोएट्री, क्योंकि कल्चरल क्षेत्र में ही इसके ज्यादातर फायदे मिले और कल्चरल क्षेत्र में ही इसके पॉजिटिव इंपैक्ट रहे। तो बंगाल के साहित्य में, बंगाल के भाषा के विकास में, बंगाली पोएट्री, प्रोज इत्यादि का काफी डेवलपमेंट बंगाल विभाजन के समय में हुआ था। तो ये जो 1905 से लेकर 1912 तक बंगाल विभाजन का जो कार्यक्रम है वो पूरा चलता है और 1905 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है किया गया था और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन कैंसिल किया गया है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो बंगाली पोएट्री था उसके लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए उस समय जो बंगाली के कवि थे उन्होंने अनेक प्रकार की कविताएं, साहित्यों का, नाटकों का, कहानियों का, अनेक प्रकार की साहित्यिक कृतियों का सृजन किया था। पोएट्री के फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, मुकुंद दास, द्विजेंद्र लाल रॉय इत्यादि, और भी पिछले वीडियो में मैंने एक दो नाम बताए थे। ये बड़े महत्वपूर्ण बंगाली भाषा के कवि थे जिन्होंने बंगाली भाषा में विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी। ठीक है, इनकी कविताओं ने हुज पोएट्री एंड सॉन्ग्स, इन्होंने कविता और कविता के रूप में ही गानों को, गीतों को लिखा जिन्होंने इंस्पायर किया स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट एंड सेंस ऑफ यूनिटी। बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट जो चलाया गया था उसको इंस्पिरेशन मिला इन कविताओं के माध्यम से, और साथ में जो हिंदू मुसलमान के बीच में एकता थी उसको भी बनाए रखने की प्रेरणा इनकी कविताओं और गीतों से मिलती है। वंदे मातरम, अमार सोनार बांग्ला, एकला चलो रे, आमी तुम्हाको भालोबासी छे, ये गीत थे महत्वपूर्ण। इन गीतों के माध्यम से बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को बल जो है वो दिया गया और उन गीतों की रचना ऊपर के विभिन्न कवियों द्वारा, विभिन्न गीतकारों द्वारा की गई। पेंटिंग के क्षेत्र में देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर एक बड़े महत्वपूर्ण चित्रकार थे भारत के। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना 1907 में की, जिसका उद्देश्य था फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर एस्पिरेशनल पेंटर्स। भारत में जो उभरते हुए चित्रकार थे उनको स्कॉलरशिप देकर के पेंटिंग की पढ़ाई करवाना, इसके अलावा भारतीय चित्रकला को उभारना, भारतीय चित्रकला को विकास की राह पर आगे लेके जाना। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट द्वारा नंदलाल बोस was the first scholar, the first person to get scholarship। नंदलाल बोस जो कि आधुनिक चित्रकला में एक बहुत बड़े नाम हुए हैं, उनको पहला स्कॉलरशिप इस इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया था। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ऑल्सो मेड फर्स्ट पेंटिंग ऑफ भारत माता। जो भारत माता की तस्वीर हम लोग कभी देखते हैं किताबों में या कहीं पर भी, वो हाथ में झंडा लिए हुए, ठीक है, वो भारत माता की पहली तस्वीर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही बनाई गई थी। इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काफी विकास किया गया। उस समय बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, बीसी रॉय, ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। इन्होंने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बंगाल विभाजन के 1905 और 1912 के दौरान इन्होंने किए और दुनिया को दिखाया कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बिना अंग्रेजों की मदद से भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के लिटरेचर, छोटी छोटी कहानियां, किस्से, ड्रामा, नाटक, ये तमाम चीजें भी बंगाली भाषा में उस समय लिखे गए और उनका काफी विकास हुआ। इतिहास लेखन का कार्यक्रम भी बंगाल विभाजन के समय में हुआ।
ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, असम, इन तमाम क्षेत्रों में काफी इतिहास जो है वो लिखा गया कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम चीजें। फेरी टेल्स, छोटी छोटी कहानियां उस समय खूब लिखी गई। फोक्स, लोकगीत, लोक कला, लोक संस्कृति का उस समय काफी मात्रा में विकास हुआ। पेंटिंग के फील्ड में एक और बात जाननी है, रविंद्रनाथ टैगोर ब्रोक द डोमिनेशन ऑफ विक्टोरियन नेचुरलिज्म ओवर इंडियन आर्ट एंड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम मुगल, राजपूत एंड अजंता पेंटिंग्स। रविंद्रनाथ टैगोर के पहले भारत में जो चित्रकला थी अंग्रेजों के समय में, उसमें खासकर राजे महाराजे, जो ब्रिटेन के राजा महाराजे थे, उनके चित्र बनाया जाता था, ठीक है, यानी इंग्लिश स्टाइल पे चित्रकारी की जाती थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये विक्टोरियन परंपरा, विक्टोरिया महारानी थी और ज्यादातर उसके चित्र बनाए जाते थे, उस जो एक दौर था, उस दौर को तोड़ा और उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी चित्रकला की जगह पर भारत की जो ओरिजिनल चित्रकला थी, मुगलों की चित्रकला, राजपूत के समय की चित्रकला, अजंता के समय की चित्रकला, वहां से इंस्पिरेशन लेकर के और भारतीय परंपरा के हिसाब से नए प्रकार की चित्रकारी शुरू की। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट्स जो आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इत्यादि के क्षेत्र में पड़ा। इसके अलावा जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा वो मैं पिछले वीडियो में बता दिया था। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए, विद्यापीठ स्थापित किए गए, कुछ हमारे खुद के अपने पैसे से इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप किए गए, जैसे बीसी राय चौधरी ने जो है केमिकल इंडस्ट्री स्थापित किया था, जमशेदजी टाटा ने स्टील इंडस्ट्री वगैरह सेटअप किया था। ठीक है, एक चिदम्बरम पिल्लई नाम के व्यक्ति हैं जो आगे मैं आपको लिखा दूंगा जब एक्सट्रीमिस्ट का हम योगदान पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनेक प्रकार के इंडस्ट्री, अनेक प्रकार के बैंक्स, अनेक प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस इत्यादि बहुत सारी चीजों में बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन जो है वो दिखाई दिया। कुल मिलाकर के इसका पॉजिटिव इंपैक्ट यदि हम देखें तो आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में और लगभग सभी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर और एक आत्मशक्ति की पहचान देने की कोशिश की गई। ये बताने की कोशिश की गई कि बिना हम अंग्रेजों की मदद के, बिना हम अंग्रेजी पूंजी के, हम अपने परिश्रम और अपनी पूंजी से हम अपने देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये था पॉजिटिव इंपैक्ट। नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा जो राजनीतिक और प्रशासनिक के क्षेत्र में था। फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम लीग, एक तो अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया मुसलमानों को कि भाई मुस्लिम लीग बनाइए, कांग्रेस से उनको दूर किया, स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट से उनको दूर किया और अल्टीमेटली 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और फिर अंग्रेज हवा देना शुरू करते हैं और कम्युनलिज्म, भारत में संप्रदायवाद का दौर एक चलता है। ये बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। आईएनसी स्प्लिट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में खुद दो धड़ों में जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट था और उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट चलने वाला था उसको कमजोर करने में का अंग्रेज जो है वो कामयाब हुए, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक था। वाइड लेवल अरेस्ट एंड ऑपरेशन, हमारे बड़े महत्वपूर्ण नेताओं को देश निकाला किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर हिंसा की गई। ठीक है, ये तमाम नेगेटिव इंपैक्ट, कुल मिलाकर डर उठाने की कोशिश की गई कि अगर आप इस प्रकार के कार्यक्रम करोगे, आंदोलन करोगे, धरना करोगे, हमारा विरोध करोगे तो हम बुरी तरीके से आपकी उस विरोध को दबाएंगे, कुचलेंगे और हिंसा करेंगे। बिहार एंड उड़ीसा वर कार्व्ड आउट फ्रॉम बंगाल। 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। उस समय जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा भारत आए थे और उन्होंने एक घोषणा किया था कि हम बंगाल का विभाजन निरस्त करते हैं। वास्तव में बंगाल का विभाजन निरस्त नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरीके से बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था उस तरीके को कैंसिल किया गया था। बंगाल का विभाजन तो हुआ, ठीक है, कैसे हुआ? बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम वाज मेड अ सेपरेट प्रोविंस, और असम को बंगाल से निकाल के एक अलग प्रोविंस बना दिया गया। ठीक है, तो जो विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था वो धर्म के और भाषा के आधार पर किया था, खासकर धर्म को ध्यान में रख करके किया था। जॉर्ज पंचम ने बंगाल का विभाजन तो किया लेकिन धर्म के आधार पर नहीं, प्रशासन के हिसाब से किया था। ठीक है, इसके अलावा एक नेगेटिव इंपैक्ट ये भी पड़ा कि रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, भारत में क्रांतिकारी उग्रवादी दौर शुरू हो गया, जिसमें अंग्रेजों को फिर हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उनकी हत्या करनी शुरू कर दी। ठीक है, लूटपाट शुरू कर दिया। तो ये एक हिंसा का दौर भारत में रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के नाम से शुरू हुआ। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट था बंगाल विभाजन। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट थे। ठीक है,
अब हम देखते हैं आउटकम्स, बंगाल विभाजन का अल्टीमेटली परिणाम क्या हुआ। By the mid 1908 एनर्जी ऑफ मूवमेंट फेड्स अवे। 1908 के मध्य में आते आते तक ये जो स्वदेशी और बंगाल मूवमेंट है उसकी ऊर्जा जो है वो कम हो चुकी थी। ऊर्जा कम होने के 4 बड़े कारण थे, ध्यान से समझिए। पहला कारण था मुस्लिम लीग के उदय के कारण मुसलमानों का उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन इस आंदोलन में नहीं था जितना होना चाहिए था। दूसरा, कांग्रेस खुद 2 धड़ों में बढ़ चुकी थी और कांग्रेस खुद अलग अलग तरीके से काम करने लगी थी, कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी। दूसरा कारण, ठीक है। तीसरा कारण यह था कि गरम दल के जो महत्वपूर्ण नेता थे उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया था, कुछ को देश निकाला दे दिया गया था और कुछ जो है अपनी मर्जी से उन्होंने राजनीति को त्याग पत्र दे दिया था। तो इस प्रकार से जो गरम दल के नेता थे वो भी जो है या तो चले गए या अरेस्ट हो गए, तो आंदोलन में शिथिलता आ गई। अब कौन आंदोलन संभालेगा, ठीक है। ऐसे ही समय में भारत में ये जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है इसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि मॉडरेट लीडर ठंडाए बैठे हुए थे। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे या तो गिरफ्तार कर लिए गए थे या उनको देश निकाला दे दिया गया था। तो अब इस मूवमेंट को संभाले कौन? तो ऐसे समय में पूरा आंदोलन लीडरलेस हो गया, कोई भी नेता नहीं था। तब युवा लोगों ने इसकी कमान संभाली और चूंकि युवा लोगों की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, वो अपने तरीके से हिंसा के माध्यम से काम करना शुरू किए और यहीं से जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है, रेवोल्यूशनरी फेज है इंडिया में, वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन कारणों से जो ऊर्जा है आंदोलन की 1908 आते आते तक समाप्त हो गई, ठीक है। जब अंग्रेजों ने देखा कि अब आंदोलन की ऊर्जा समाप्त हो गई है, तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एक तरफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने अब मुसलमानों को बरगलाना शुरू किया, मॉडरेट्स को बरगलाना शुरू किया। मॉडरेट्स से कहा कि आप एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलकर काम मत करो, मुसलमानों को कहा आप हिंदुओं के साथ मिलकर काम मत करो। कुछ जमींदार प्रिंसली स्टेट से सहायता मांगनी शुरू की। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी एक तरफ उन्होंने शुरू किया, दूसरी तरफ जो लोग अभी भी आंदोलन कर रहे थे उनको कुचलना, उनको दबाना हिंसा के माध्यम से शुरू किया, ठीक है। तो इस कारण से जो बंगाल का जो स्वदेशी मूवमेंट है वो अल्टीमेटली असफल हो जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट गॉट फेल्ड, अब मूवमेंट असफल हो गया। अब इसके असफल होने के और भी बहुत सारे कारण थे, उन कारणों को हम लोग यहां ध्यान से समझेंगे। पहला, इंटरनल डिफरेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के भीतर आंतरिक मनमुटाव गरम दल और नरम दल के बीच में, ठीक है। वो मनमुटाव किन कारणों से थे हम आगे चर्चा करेंगे। राइज ऑफ मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग है उसका उदय हुआ। डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि इस आंदोलन में जो पढ़े लिखे युवा वर्ग थे बंगाल के, जो स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था इस आंदोलन को चलाने में। लेकिन जब उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किया गया, जैसे उन पर फाइन लगाया गया, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ को पुलिस ने बुरी तरीके से पीटा, तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो छात्र के रूप में युवाओं का पार्टिसिपेशन था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी बायकॉट किया था, कॉलेजेस बंद हो गए थे, स्टूडेंट टीचर सब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिए थे। तो यह आंदोलन शुरू में ठीक था, लेकिन बाद में थ्रेट ऑफ विथड्रॉवल ऑफ ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप, जिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज और जिन लोगों को अंग्रेजों के माध्यम से पैसा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलता था कॉलेजों को चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके मन में यह डर बैठ गया कि अगर अंग्रेज सरकार का दिमाग खराब हो गया, आंदोलन तो वैसे भी कमजोर होने लगा है, तो हमारा ग्रांट्स और स्कॉलरशिप हमसे छीन लिया जाएगा। कुछ कॉलेजों को यह डर लगने लगा कि कहीं हमारा एफिलिएशन कैंसिल ना कर दिया जाए, डिसएफिलिएशन इत्यादि। इन डरों के चलते धीरे धीरे जो कॉलेज वगैरह बंद हुए थे, बच्चे उन अंग्रेजों की कॉलेज में जाना शुरू कर दिए, टीचर जाना शुरू कर दिए, और जो बहिष्कार था वो लंबे समय तक चल नहीं पाया। और जिन चीजों का बहिष्कार किया था बाद में हमने फिर धीरे धीरे उनको अपनाना शुरू कर दिया, तो यहां से भी आंदोलन हमारा शिथिल होना शुरू हुआ। पांचवा, बैन ऑन शाउटिंग ऑफ वंदे मातरम एंड होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स। जो गली गली में वंदे मातरम का नारा लगा करके हम इस आंदोलन को ऊर्जा देते थे, अंग्रेजों ने क्या किया, वंदे मातरम का नारा नहीं लगेगा, कुछ स्थानों पर पब्लिक मीटिंग्स नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, उस आंदोलन को दबाने, शांत करने की कोशिश की गई। सपरेशन एक्शन पर टेकन, इसके अलावा हमारे आंदोलन को कुचलने
लिए कई कदम उठाए गए, जैसे फ्रीक्वेंट लाठीचार्ज बाय पुलिस, लाठीचार्ज किया जाता था पुलिस के द्वारा, अरेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स, कुछ महत्वपूर्ण जो नेता थे जिनके दम पे ये आंदोलन चल रहा था उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे बाल गंगाधर तिलक, उनको गिरफ्तार करके भारत तो छोड़िए, भारत के बाहर बर्मा के मांडली जेल में उनको भेज दिया गया, 6 साल का कारावास दिया गया। इसी प्रकार गरम दल के एक और नेता थे चिदम्बरम पिल्लई, उनको भी गिरफ्तार जो है वो किया गया। इसके अलावा एक्साइल ऑफ सम लीडर्स, कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को देश से बाहर निकाल दिया गया, देश निकाला का सजा दे दिया गया, ठीक है, किसी को 12 महीने के लिए, किसी को 18 महीने के लिए, ऐसा, ठीक है। जैसे देश निकाला का किसको किसको दिया गया था, अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्रा, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, ये सब गरम दल के नेता थे, ठीक है। अब गरम दल के 2 नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, 4 नेता को देश निकाला दे दिया गया, ठीक। इसके अलावा अरविंदो घोष को भी 18 महीने की सजा हुई थी, और जब वो जेल से निकल करके वापस आए तो उनको लगा कि एकदम आंदोलन ठंडा पड़ चुका है और उन्होंने एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लिया। बिपिन चंद्र पाल ने भी जो है वो संन्यास ले लिया, ठीक है। तो अगला है वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ गरम दल, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो गरम दल के जितने महत्वपूर्ण नेता थे, या तो वो राजनीति से संन्यास ले लिए, या उनको जेल में डाल दिया गया, या उनको देश निकाला दे दिया गया, ठीक है। तो फिर अब एनर्जी जो आंदोलन है उसकी बची ही नहीं, तो आगे कौन चलाएगा इस आंदोलन को, ठीक है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ मूवमेंट, आंदोलन को जितना संगठित रूप से चलना चाहिए था उतने संगठित रूप से नहीं चल पा रहा था। संगठित का मतलब होता है एक वेल प्लान, कब क्या करना है, कहां कौन नेता होगा, हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। तो चूंकि कांग्रेस में बिखराव हो चुका था, मुस्लिम लीग बन चुका था, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए आंदोलन को जो ऑर्गेनाइज्ड रूप में होना चाहिए था वो वैसा ऑर्गेनाइज्ड ना होकर के, और 1808 के बाद वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया और अल्टीमेटली 1911 आते आते तक पूर्ण रूप में समाप्त हो गया ये जो आंदोलन था। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म और रेवोल्यूशनरी फेज, अब भारत में उग्रवाद, हिंसा का दौर जो है भारत में शुरू हुआ। इस दौर के शुरू होने का कारण यही था कि एक तरफ जो मॉडरेट्स थे वो ठंडाए बैठे थे, उनकी तो साठगांठ हो गई थी अंग्रेजों के साथ कि आप इस आंदोलन को ज्यादा हवा मत दो, ठीक है, हम आपके हिसाब से बंगाल का विभाजन कैंसिल करवा देंगे, आप जो ये गरम दल के नेता उनका साथ मत दीजिए। तो नरम दल के नेता तो ठंडाए बैठे थे, गरम दल के नेता या तो अरेस्ट कर लिए गए थे या देश निकाला कर दिए गए थे। अब जो युवा जिनकी बड़ी लगाव था अपनी मातृभूमि से, बंगाली लिटरेचर से, बंगाली साहित्य से, बंगाली संस्कृति से, उनको लगा हम तो आंदोलन चलाएंगे, लेकिन उनको दिशा निर्देश देने वाला कोई महत्वपूर्ण नेता था नहीं, तो अपनी अपनी मर्जी से करने लगे। किसी ने अंग्रेजों को मारा, किसी ने अंग्रेजों को लूटा, किसी ने पटरी उखाड़ी, और इस प्रकार से जो है एक प्रकार से हिंसा का दौर जो है वो शुरू हुआ, और इसके कारण भी आंदोलन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। मोर बायकॉट देन स्वदेशी, ठीक है, बायकॉट में हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और स्वदेशी पे कम ध्यान दिया। अब जब हम अंग्रेजी, क्योंकि भारत में उस समय 90% चीजें अंग्रेजों की देन थी भारत में, चाहे स्कूल कह लो, कॉलेज कह लो, रेल कह लो, टेलीग्राफ, टेलीफोन, साबुन, सोडा, नमक, मिर्च, मसाला, हर एक चीज में अंग्रेजों की फैक्ट्री से बना हुआ माल और अंग्रेजों की बनी हुई संस्थाएं, अंग्रेजों की दी हुई उपाधि, सब कुछ अंग्रेजों का दिया हुआ था। अब यदि उन सबका बायकॉट कर देंगे तो जिन जिन चीजों का हम बायकॉट कर रहे हैं उतनी तेजी से हमें उनका अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा। यानी जितनी तेजी से बायकॉट हो रहा है उतनी ही तेजी से स्वदेशी को भी बल मिलना चाहिए। यदि हम अंग्रेजी साबुन का बहिष्कार कर रहे हैं तो भारत में उतनी मात्रा में साबुन बनना स्वदेशी तकनीक से जरूरी है ताकि साबुन की कमी ना आए। उदाहरण मैंने साबुन का दिया, ठीक है। तो बायकॉट ज्यादा मात्रा में हो रहा था, स्वदेशी कम मात्रा में हो रहा था, फलस्वरूप डिमांड और सप्लाई का गैप आ गया और इस गैप के कारण अल्टीमेटली लोगों ने बायकॉट करना छोड़ दिया क्योंकि अब तो जरूरत पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। लीडरलेसनेस बाय मिड 1908, 1908 के मध्य में आते आते तक पूरा आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, नेता विहीन हो गया, कोई उस मूवमेंट को गाइड करने के लिए बचा ही नहीं। नो एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीजेंट्री, ठीक, तो नो एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम पीजेंट्री एंड मुस्लिम्स, ठीक है। तो किसान लोग जो कि बंगाल में बड़ी मात्रा संख्या में थे, उनका जो पार्टिसिपेशन था और मुसलमानों का पार्टिसिपेशन था, और इन दोनों की संख्या बंगाल में काफी ज्यादा थी, ये इस आंदोलन में बहुत कम था।
एलिगेशंस ऑफ रिलीजियस कम्युनलिज्म। इसके अलावा इस आंदोलन में जो मुसलमानों ने साथ नहीं दिया उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि इसमें बंगाल विभाजन का विरोध करने में जो तरीका अपनाया गया उसमें ज्यादातर तरीका हिंदूवादी थी, जैसे गणपति महोत्सव मनाना, शिवाजी की जयंती मनाना, राखी बांधना, गंगा में नहाना, ये तमाम हिंदूवादी रीति रिवाज थे, जिसके कारण वंदे मातरम का नारा लगाना, ये तमाम ऐसी पद्धतियां थी, ऐसा तरीके थे जिससे धीरे धीरे मुसलमान इस आंदोलन से दूर हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये पूरा हिंदूवादी तरीके से आंदोलन जो है वो चल रहा है, और इस तरीके से अगर हिंदूवादी मान्यताएं बढ़ने लगी और हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति को किनारा कर दिया गया, तो कल के लिए जो भारत बनेगा उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए मुसलमान जो है इस डर से, इस भय से, इस आंदोलन से दूर थे। ये इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी कमियों में से एक है। ठीक है, यदि धार्मिक तरीके से हम मेथड का उपयोग नहीं करते तो हो सकता है अंग्रेजों का पार्टिसिपेशन इसमें होता और मुस्लिम लीग की भी स्थापना नहीं होती और मुसलमान इस आंदोलन से दूर नहीं होते, और फिर बाद में भी जो राष्ट्रीय आंदोलन चला है उसमें भी मुसलमानों का पार्टिसिपेशन बना रहता। कमी यही पर आ गई कि मुसलमानों को अपना धर्म खतरे पे दिखाई देने लगा। ठीक है, अब ये सारी कमियां थी। अब हम देखते हैं कि इस पूरे आंदोलन का अल्टीमेट कंसिक्वेंस, परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ। रीयूनियन ऑफ बंगाल दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का जो विभाजन था उसको कैंसिल कर दिया गया और जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल बांट दिया गया था उसको मिला दिया गया, रीयूनियन कर दिया गया, या हम इसको कह सकते हैं एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, माने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। हालांकि किया गया विभाजन, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कर्जन ने किया। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू दिल्ली, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल दिसंबर 1911 तक कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन फिर उनको ऐसा लगा कि हम बंगाल का जो विभाजन है उसको कैंसिल कर दिए और फिर से ईस्ट और वेस्ट बंगाल आपस में मिल जाएंगे और कलकत्ता में ये जो आंदोलन की गति है ये तेज हो जाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि राजधानी ही स्थानांतरित कर दिया जाए। राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली, ताकि अब जो डेवलपमेंट है वो दिल्ली में होगा, बंगाल में, कलकत्ता में नहीं होगा। और जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा कलकत्ता में तो धीरे धीरे यहाँ का जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको उसके हिसाब से काम नहीं मिलेगा और धीरे धीरे ये हताश और निराश होकर के आंदोलन वगैरह से ये दूर हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा, बिहार एंड उड़ीसा वर कार्ड आउट फ्रॉम बंगाल, बंगाल से काट के अलग कर दिया गया बिहार और उड़ीसा को। ठीक है, और असम को एक अलग से प्रांत बना दिया गया और ये सब काम किया गया धर्म के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस। जितने इलाके पर असमी भाषा बोलने वाले थे उनको मिलाकर के असम प्रांत बना दिया गया। ठीक है, जहां जहां उड़िया बोलने वाले लोग थे उधर जो है उड़ीसा, और जहां जहां हिंदी बोलने वाले थे उसको बिहार, और सारे बंगाली लोगों को मिलाकर के जो एक बंगाल था वो बना दिया गया। ठीक, और यही दिक्कत थी राष्ट्रवादियों को, ठीक है, कि आपने बंगालियों को अलग कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम बंगाल को तो अलग कर रहे हैं लेकिन बंगालियों को अलग नहीं करते। Moderates first time went beyond their conventional political methods। जो मॉडरेट्स थे, उदारवादी थे, उनका बड़ा लिबरल तरीका था आंदोलन करने का, लेकिन बंगाल विभाजन के समय गरम दल के नेताओं के दबाव में उन्होंने अपने परंपरागत जो मेथड था, राजनीतिक पद्धति थी काम करने की, उससे हट करके काम किया पहली बार। ठीक है, जैसे गरम दल वाले नेताओं का काम स्ट्राइक करना नहीं था, पिकेटिंग, धरना करना नहीं था, बायकॉट करना नहीं था, ये तो ट्रिपल पी के आधार पर काम करते थे, पिटीशन, प्रेयर, ठीक है, परसुएशन, इस आधार पर काम करते थे। तो पहली बार मॉडरेट्स लोगों ने अपने तरीका को चेंज किया और इसके पीछे दबाव था एक्सट्रीमिस्ट लोगों का। ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, पहली बार यहां से भारत में उदारवादी की जगह पर जो है उग्रवादी राजनीति का उदय होता है और वो ट्रिपल पी के स्थान पर पैसिव रेजिस्टेंस की पॉलिसी लेके आते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत अरविंदो घोष नामक गरम दल के नेता ने दिया था। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि जो चीज गलत है हम उसका विरोध करेंगे, ठीक है, उसमें हिंसा हो चाहे ना हो।
इसको बोलते हैं पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध। और ये क्या होता है, मैं जब गांधी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने और आपको डिटेल से पढ़ा दिया है, ठीक है। और सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, अपने खुद के विकास पर बल दिया, पैसिव रेजिस्टेंस पर बल दिया एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने। डिपार्चर फ्रॉम 3P, ठीक है, इसी बंगाल आंदोलन के समय जो मॉडरेट्स का 3P मेथड था, उस 3P से डिपार्चर हुआ और आंदोलन और विरोध करने के नए नए मेथड सामने आए, जैसे पैसिव रेजिस्टेंस, सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, ये तमाम जो है स्वराज, बायकॉट, ये नए नए तरीके जो है आंदोलन में सामने आए। हिस्टोरिकल फिगर्स वर आइडियलाइज्ड। पहली बार भारत में इस आंदोलन के दौरान हमारे जो ऐतिहासिक महापुरुष थे, शिवाजी, राणा प्रताप, महाराजा रंजीत सिंह, नवाब सिराजुद्दौला, ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया गया, उनका गुणगान किया गया और उनसे इंस्पिरेशन लेने की बात कही गई। फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डेक्लेरेशन ऑफ स्वराज, पहली बार बंगाल विभाजन के कारण ही 1906 में कांग्रेस ने मजबूर होकर के स्वराज का नारा दिया। मजबूर हो गई इसलिए क्योंकि उदारवादी स्वराज स्वराज को नहीं मानते थे। वो ना तो स्वराज की बात करते थे, ना आजादी की बात करते थे। उनका कहना था हम अंग्रेजों के अंडर ही काम करेंगे, ना हमें स्वराज चाहिए ना स्वतंत्रता। स्वराज का मतलब है हमें थोड़ी मोड़ी छूट दे दो, हम रहेंगे तुम्हारे अंडर। और आजादी का मतलब है हम तुम्हारे अंडर ही नहीं रहेंगे, हमें पूर्ण रूप में आजाद कर दो, ठीक है। तो स्वराज की बात तो मॉडरेट्स नहीं करते थे। लेकिन 1906 में कलकत्ता में जब सेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस ने ऑफिशियली स्वराज का नारा दिया कि कांग्रेस का भी लक्ष्य है स्वराज की प्राप्ति, ठीक है। तो ये उग्रवादियों के दबाव में स्वराज का नारा जो है वो दिया गया था। तो किसी भी दबाव में दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली पहली बार 1906 में, 1885 में बनने वाला कांग्रेस 1906 में आकर के स्वराज का नारा देता है, ठीक है। अबैक्ट दी कंसाइंस ऑफ पीपल एंड एट लार्ज एंड दे वर रेडी टू चैलेंज दी ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन ऑल स्फीयर्स। इस आंदोलन में कुल मिलाकर के मुख्य रूप से बंगाल, इसके अलावा बंबई और उसके आसपास के इलाकों के जो युवा थे, जो लोग थे, उनकी आत्मा को जगाने का काम किया। और अब लोग अंग्रेजी सरकार के हर फील्ड में, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, हर फील्ड में अंग्रेजी सत्ता से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिए। 10वां महत्वपूर्ण परिणाम, लेट डाउन ऑफ फाउंडेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप ऑफ नेशनल मूवमेंट। असफल तो रहा ये बंगाल का जो आंदोलन चला था, बंग भंग आंदोलन जिसको कहते हैं, ये अल्टीमेटली असफल रहा, लेकिन इसने आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक नई आधारशिला रखी और कुल मिलाकर ये बताया कि हमें जो नया राष्ट्रीय आंदोलन इसके बाद चलाना है, उसका तरीका क्या होगा, उसका मेथोडोलॉजी वगैरह क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिणाम थे, ठीक। अब लॉस और गेन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये तो पूरा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस मूवमेंट से उनको क्या लॉस हुआ और क्या गेन हुआ, हम ये देखते हैं। लॉस क्या हुआ, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट कॉस्ट मॉनेटरी लॉस। चूंकि स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के समय अंग्रेजों के बहुत सारे वस्तुओं की होली जलाई गई, उनके सामानों की भारत में बिक्री बंद हो गई, ब्रिटेन से माल आना कम हो गया, और इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश के जो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति थे, उनको काफी मात्रा में आर्थिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। टेक्सटाइल ट्रेड, खास करके जो ब्रिटेन का बना बनाया कपड़ा भारत में आता था, वो 5 से 15 गुना तक कम हो गया, ठीक है। बंगाल में लगभग ये 15 गुना, बंबई में और कुछ जगहों पर 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, तो 5 से 15 गुना तक कपड़े की बिक्री, अंग्रेजी कपड़े की बिक्री, मैनचेस्टर से बने हुए कपड़े की बिक्री, वो भारत में कम हुई। इनसे भी उनको काफी मात्रा में नुकसान जो है वो झेलना पड़ा। दिस इज इन डे टू डे फंक्शनिंग। अब चूंकि जब बायकॉट किया गया तो सभी चीजों का बायकॉट किया गया। जितने भारतीय कर्मचारी थे वो कोई काम नहीं करेगा, और ज्यादातर जो 3rd और 4th क्लास के कर्मचारी थे, प्यून लेवल, क्लर्क लेवल, ठीक है, कपड़ा धोने वाला, स्वीपर करने वाला, ये तमाम जो कर्मचारी थे वो भारतीय कर्मचारी थे। तो डे टू डे लाइफ में हमें इनकी रोज जरूरत पड़ती है। हमारे कौन घर में साफ सफाई कौन करेगा, कपड़े कौन धुलेगा, जूता कौन पॉलिश करेगा, ठीक है। इन तमाम डे टू डे काम में अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत आई। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, एक नुकसान ये भी था कि अल्टीमेटली जिस प्रकार से बंगाल का विभाजन अंग्रेज करना चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का विभाजन जो है वो कैंसिल कर दिया गया। एक और नुकसान ये हुआ अंग्रेजों को, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। भारत में कट्टरपंथ
ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का दौर जो है वो शुरू हुआ, जिसमें फिर अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के मारा जाएगा और फिर अंग्रेज उसको काउंटर करने के लिए अंग्रेजों का धन, अंग्रेजों का रिसोर्स इत्यादि उसमें भी खर्च होगा। ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस इंटरप्राइजेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन इत्यादि। अब अगर भारत में ही हम अपने उद्योग, अपने एजुकेशन और अपने तौर तरीके विकसित करने लगेंगे तो अंग्रेजी वस्तु, अंग्रेजी जो इंस्टीट्यूशन है उनकी मान्यता धीरे धीरे खतरे पे आ जाएगी। और ये भी नुकसान जो है अंग्रेजों को हुआ। तो ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण नुकसान थे जो अंग्रेजों को हुए। गेन, इस आंदोलन से अंग्रेजों को लाभ क्या हुआ? वीकेंस नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी बायकॉट आंदोलन चल रहा था, उसको उन्होंने कमजोर करने में उनको सफलता मिली। कैसे कमजोर किया? कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में, मुस्लिम लीग बन गई और जो बचे कुचे थे किसी को अरेस्ट कर लिया गया, किसी को देश निकाला दे दिया गया और जो बचे कुचे उनको लाठीचार्ज और हिंसा के माध्यम से दबा दिया गया। कुल मिलाकर के आंदोलन को असफल कर दिया गया। इससे आने वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें फिर डिले होगा। ठीक है, अब आप देखिए ये 1907-8 में आंदोलन ढीला पड़ गया था। उसके बाद फिर पहला बड़ा आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के रूप में होता है। तो बीच में एक वैक्यूम बनाने में अंग्रेज सफल रहते हैं। उस दौरान जो बीच का टाइम पीरियड है 1908 से लेकर के लगभग 1917 तक, इस पीरियड में कोई बहुत बड़ा आंदोलन भारत में नहीं होता। छुटपुट क्रांतिकारी आंदोलन जो है भारत में चलते रहते हैं। सक्सेस इन दियर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अल्टीमेटली उनकी जो अंतिम ब्रह्मास्त्र है फूट डालो और शासन करो की नीति में, वो अल्टीमेटली सफल होते हैं। कैसे सफल होते हैं? गरम दल को नरम दल से अलग कर दिया गया, हिंदू को मुसलमान से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में वो अल्टीमेटली सफल होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1960। सूरत विभाजन, कांग्रेस में 2 बार विभाजन होता है। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम अब तक देखें तो 4 बार कांग्रेस में विभाजन हो चुका है आज तक के डेट में। लेकिन अगर हम केवल ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस में 2 बार विभाजन हुआ है। पहली बार 1907 में हुआ है, क्योंकि ये विभाजन इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन सूरत में हुआ था, इसलिए इसको सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। तो ये सूरत विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं। इसके कारण क्या थे? इसके कारणों को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक, कुछ पुराने कारण और कुछ इमीडिएट कारण। इमीडिएट माने तात्कालिक कारण और कुछ बैकग्राउंड माने पहले से चले आ रहे कारण। तो पहले हम देखते हैं तात्कालिक कारण क्या था बंगाल विभाजन का। पहला, प्रेसिडेंटशिप एंड प्लेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र आयोजित करना था। दिक्कत यह आ रही थी, 2 बातों को लेकर के दिक्कत थी, और 2 बातों को लेकर के नरम दल और गरम दल के लोगों में मतभेद था। जो गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि इसका सत्र 1907 वाला नागपुर में हो, क्योंकि नागपुर जो है वो बाल गंगाधर तिलक का इलाका था, वहां उनका काफी प्रभाव था, वहां उनको काफी समर्थन मिलने वाला था। लेकिन जो नरम दल के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि नागपुर में हो, क्योंकि नागपुर में जो गरम दल के लोग उनको समर्थन मिलने वाला था, पहली बात। दूसरी बात, इस आंदोलन ये जो सत्र हो रहा है इसका अध्यक्ष कौन बने? तो गरम दल वाले चाहते थे कि गरम दल का नेता ही इसका अध्यक्ष बने, और उन्होंने 2 नाम सामने रखे। एक तो बाल गंगाधर तिलक को बना दीजिए या लाला लाजपत राय को बना दीजिए। ठीक है, लाला लाजपत राय पंजाब के नेता थे और जो बाल गंगाधर तिलक थे वो महाराष्ट्र के नेता थे। तो इनको इनमें से किसी को बनाया जाए। जबकि नरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी घोष नहीं, आगे एक व्यक्ति आएंगे रास बिहारी घोष, यहां बात हो रही घोष की, थे दोनों बंगाली, तो रास बिहारी घोष को बनाया जाए। अब ये मुद्दा जो है वो छिड़ गया। अच्छा, एक और नियम हुआ करता था कांग्रेस का जहां कहीं भी जिस जगह पे सत्र होता था वहां का जो स्थानीय नेता है उसको कभी भी वहां का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता था। ठीक है, मान लीजिए कांग्रेस का सत्र जबलपुर में होना है और उसमें कोई लीडर जबलपुर का है, तो जबलपुर का व्यक्ति जब कांग्रेस का सेशन जबलपुर में होगा तो वो अध्यक्ष नहीं बनेगा, बाकी भोपाल का, इंदौर का, ग्वालियर का, कहीं और का बन सकता है। ठीक, इसलिए जो नरम दल के नेता थे उन्होंने सोचा कि 1907 का जो सत्र है उसको हम सूरत में रखें। कारण सूरत उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। ठीक है, और बॉम्बे से ही बिलोंग करते थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो अगर हम सूरत में
रखेंगे तो तिलक तो अध्यक्ष बन नहीं सकते, ये बात अपने आप तय हो गई। अब बच गए लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस। ठीक, मॉडरेट्स ने जबरन करके रास बिहारी बोस को इसका अध्यक्ष बना दिया, तो गरम दल के नेताओं को बड़ा बुरा लगा। इसलिए जब 1907 का जो सत्र होता है तो उसमें ये दो विवाद आपको समझ में आ गए। एक तो कहां होगा, उसमें दोनों का मत अलग अलग था। अध्यक्ष कौन होगा, उसमें दोनों का मत अलग अलग था। ठीक, दूसरा कारण स्ट्रैटेजी ओवर स्वदेशी बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो गरम दल वाले चाहते थे कि हम स्वदेशी आंदोलन भी चलाएंगे, बहिष्कार आंदोलन भी चलाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देने के लिए हम अनेक विद्यापीठ, स्कूल, कॉलेज और संस्था का स्थापना करेंगे। मॉडरेट्स चाहते थे अंग्रेजों से पंगा मत लो, स्वदेशी तो ठीक है चलो, लेकिन हम बायकॉट और नेशनल एजुकेशन का समर्थन नहीं करते। इस मुद्दे पे भी दोनों के विचार अलग अलग हो गए। तीसरा मुद्दा था अप्रोचेस और आइडियोलॉजीज। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मॉडरेट्स की अप्रोच और आइडियोलॉजी वही 3P, झुक करके, प्रणाम करके, प्रेयर करके, प्रार्थना करके, चिट्ठी लिख के, पत्री लिख के, छोटा मोटा हड़ताल धरना करके, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को बिना कोई नुकसान किए, बिना कोई हिंसा किए, इस तरीके की मॉडरेट्स की अप्रोच और आइडियोलॉजी थी। जबकि एक्सट्रीमिस्ट का था कि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला गुनहगार होता है। इनकी फिलॉसफी ये थी, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हिंसा करनी पड़े, हम झुकेंगे नहीं। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। ऐसे ऐसे नारे और ऐसी ऐसी आइडियोलॉजी से एक्सट्रीमिस्ट लोग काम करते हैं। तो दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल मैच नहीं करती थी। ठीक है, और उसका कारण यही था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ज्यादातर यूथ एज के थे और जो मॉडरेट्स थे वो बेचारे 60 के आसपास बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक, 1907 में जब कांग्रेस का सत्र सूरत में हुआ तो मदन मोहन मालवीय नॉट अलाउड टू स्पीक टू बाल गंगाधर तिलक एट 1907। गरम दल के नेता, खास करके बाल गंगाधर तिलक को तो बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। अध्यक्ष भले किसी भी दल का हो, लेकिन जो बड़े महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे सबको बारी बारी बोलने का मौका हर सत्र में दिया जाता था। लेकिन मदन मोहन मालवीय जो कि नरम दल के महत्वपूर्ण नेता थे, उन्होंने गरम दल के महत्वपूर्ण नेता बाल गंगाधर तिलक को मंच में आने से ही रोक दिया। ठीक, इससे भी गरम दल के लोगों का दिमाग खराब हो गया। ठीक है, इसके कारण 1907 के सत्र में हिंसा जो है वो भड़क गई और गरम दल के नेता और गरम दल के सपोर्टर्स ने नरम दल के नेताओं के ऊपर अंडे फेंके, चप्पल फेंके, जूते फेंके, कुर्सी उठा के फेंका। और जब जूता फेंका गया था तो नरम दल के दो नेताओं को लग भी गया था। एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता के सर पे चोट आई थी जूते पड़ने से। ठीक है, तो काफी मात्रा में 1907 के सत्र में नरम दल के सपोर्टर और गरम दल के सपोर्टर और नेताओं के बीच में हिंसा हुआ खुल करके पहली बार। इस हिंसा को मॉडरेट लीडर्स ने बड़ी भयानक निंदा की और उन्होंने तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो, हम ये गरम दल के नेताओं को कांग्रेस में शामिल नहीं करेंगे। और यहीं से ऑफिशियली दोनों का अलगाव हो जाता है, दोनों का विभाजन हो जाता है। और जो पहले वाले लोग थे वो मॉडरेट्स अपने हिसाब से काम करने लगे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अपने हिसाब से काम करने लगे। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। बंगाल आंदोलन के समय जो उग्रवादी नेता थे उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि हम ये जो धार्मिक तरीके से आंदोलन में लोगों को साथ ला रहे हैं, गणेश उत्सव द्वारा, शिवाजी उत्सव द्वारा, रक्षाबंधन द्वारा, इससे मुसलमानों पर क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए जो नरम दल के लोग थे वो कहते थे इस प्रकार का कोई भी प्रैक्टिस इस आंदोलन में नहीं करना चाहिए जिससे मुसलमान दूर हो। बाल गंगाधर तिलक लाजपत राय ने कहा कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आंदोलन में आना है वो आए, जिसको आंदोलन में नहीं आना है वो नहीं आए। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर के भी मतभेद थे। ये थे इमीडिएट कॉज जिसके कारण कांग्रेस के अंदर ही दो अलग अलग विचारधारा के लोग अल्टीमेटली अलग हो गए। नरम दल और गरम दल एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक, बैकग्राउंड, क्या यही वह कारण थे या कारण कुछ और भी थे? कई कारण थे, तो कुछ हम देखते हैं जिनका संबंध 1905 से पहले की घटनाओं से है। और कांग्रेस के अंदर फूट पड़नी वास्तव में कांग्रेस बनने के 4-5 साल बाद से ही शुरू हो गया था। ठीक है, तो पहला जो था नेचर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट मेथोडोलॉजी। गरम दल के नेताओं ने शुरू से ही कांग्रेस को सेफ्टी बाग कहा, 3 दिन का तमाशा कहा, पढ़े लिखे लोगों का एंटरटेनमेंट क्लब कहा। इस प्रकार से कांग्रेस का हमेशा आलोचना करते थे जो युवा लोग थे, जो गरम दल के लोग थे। इसके अलावा जो शुरू के मॉडरेट लीडर्स थे
उनकी जो कार्य करने का तरीका था, झुक करके दुआ सलाम करना, ट्रिपल पी वाला मेथड, ये बिल्कुल भी जो गरम दल के नेता थे उनको पसंद नहीं आता था। तो शुरू से ही एक खींचातानी कांग्रेस के अंदर थी। दूसरा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या है मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, जिसमें 12 साल से कम लड़की के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अपराध घोषित कर दिया गया था। यानी 12 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं किया जाएगा, यह कानून था। इसको मॉडरेट लीडर समर्थन करते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लीडर इसका समर्थन नहीं करते थे। ठीक है। तीसरी बात, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो आया, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, इसको मॉडरेट लीडर्स अपनी बहुत बड़ी सफलता मानते थे कि ये जो कुछ हुआ हमारे कारण हुआ। जबकि गरम दल के नेता 1892 के इस एक्ट में जो भी प्रावधान किए गए थे उसको नाकाफी मानते थे, उसको पर्याप्त नहीं मानते थे, और उन्होंने 1892 के एक्ट का भयानक विरोध किया, जबकि मॉडरेट उसका समर्थन कर रहे थे। ठीक है। इंडियन काउंसिल, अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1906। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1906, वहां पर कांग्रेस ऑफिशियली स्वराज को अपनाना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि स्वराज का समय नहीं आया है, लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो कहते थे नहीं, स्वराज की घोषणा करनी ही चाहिए। और अल्टीमेटली दादा भाई नौरोजी ने उग्रवादी के जो नेता थे उनके सपोर्ट में आकर के स्वराज को अपना घोषणा जो है वो किया। इंडियन नेशनल सेशन 1905 का कांग्रेस का जो सेशन है बनारस में हुआ था। यहां पर जो गरम दल के नेता थे उन्होंने अपने आप को नरम दल के नेताओं से अलग कर लिया था, और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, उसका नाम रखा था एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। हालांकि वो कांग्रेस के अंदर ही था, कांग्रेस से अलग नहीं हुए थे, पर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, और उन्होंने कहा कि यहां हम लोग अलग तरीके से काम करेंगे। ठीक है। मॉडरेट्स अपोज्ड। इसके अलावा विवाद का कारण यह था कि मॉडरेट्स ने कभी भी स्वदेशी, बायकॉट, स्वराज, नेशनल एजुकेशन और भी जो कार्यक्रम थे एक्सट्रीमिस्ट, उनका मॉडरेट्स ने कभी समर्थन नहीं किया। बेस ऑफ नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन का आधार क्या हो? जो मॉडरेट्स थे वो ज्यादातर जमींदार, पढ़े लिखे और इलीट क्लास और प्रोफेशनल्स तक सीमित थे, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि इस आंदोलन में महिलाओं को, जमींदारों को, प्रिंसली स्टेट्स के वे राजा महाराजा जो अंग्रेजों से परेशान हैं, महिलाओं को, युवाओं को, टीचर्स को, शिक्षक को, स्टूडेंट्स को, सबको शामिल करना चाहिए। ठीक। तो इस बात पर भी एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे उनमें विरोध था, और अल्टीमेटली अंग्रेजों की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल, उन्होंने मॉडरेट्स के सर पे हाथ फेरा और बोला तुम लोग मत घबराओ, तुम लोग बस इन गरम दल के लोगों का साथ मत दो, हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। और अल्टीमेटली 1911 में जब बंगाल का विभाजन कैंसिल कर दिया जाता है तो मॉडरेट्स को भरोसा हो जाता है कि अंग्रेज वास्तव में बड़े सच्चे हृदय के लोग हैं, अपना वचन पूरा करते हैं, और उन्होंने कसम खा लिया कि अब तो हम एक्सट्रीमिस्ट का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये तमाम कारण थे जिनके कारण सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है। यहां तक हम लोगों ने इनको समझा। ठीक। तो यहां तक बंगाल विभाजन का टॉपिक एकदम कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे जो है मुस्लिम लीग जो 1906 में बना, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक्सट्रीमिस्ट फेज, और फिर यहीं से शुरू हो जाता है रिवॉल्यूशनरी फेज। ठीक है। धन्यवाद।